हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्केल्स स्टीवर्ड। माय नेम इज धर्मेंद्र सदानी और इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि तटस्थता वक्र की सहायता से हम उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। उपयोगिता के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं बहुत पहले। उपयोगिता का मतलब होता है कि जब भी हम किसी वस्तु का या सेवा का प्रयोग करते हैं तो उसके प्रयोग से हमें जो संतुष्टि मिलती है उस संतुष्टि को ही कहा जाता है उपयोगिता। यानी कि जैसे मान लो कि मैं प्यासा हूं या मुझे भूख लग रही है, तो भूख लगने के बाद जो मैं खाना खाऊंगा तो खाना खाने से मुझे जो संतुष्टि मिली उसे हम उपयोगिता कहेंगे। अगर मुझे प्यास लग रही है तो प्यास लगने के बाद जो मैं पानी पीऊंगा उस पानी से मुझे जो संतुष्टि मिली उसको हम बोलते हैं उपयोगिता। ठीक है, मुझे पढ़ाने के लिए इस बोर्ड की, इस मार्कर की जरूरत है, तो ये बोर्ड या मार्कर से मुझे जो संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि ये बोर्ड और मार्कर मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, तो इससे मुझे जो संतुष्टि प्राप्त हो रही है उसी संतुष्टि को उपयोगिता का नाम देते हैं। यानी कि इन वस्तुओं या सेवाओं में पाया जाने वाला वह गुण जो हमारी यानी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे हम कहते हैं उपयोगिता। और उपयोगिता को मापने के दो दृष्टिकोण होते हैं, एक होता है गणनावाचक दृष्टिकोण, एक होता है क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण में हम उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापते हैं यानी मेजरमेंट करते हैं, और जो क्रमवाचक दृष्टिकोण होता है उसमें हम उपयोगिता का मापन क्रम के रूप में करते हैं। तो जब हम क्रम के रूप में उपयोगिता का मापन करते हैं तो हम इस तरीके के तटस्थता वक्रों की सहायता लेते हैं। तो जब हम तटस्थता वक्र की सहायता से या हम रैंक के रूप में यानी क्रम के रूप में जब हम उपयोगिता को मापते हैं तो उसे बोलते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण। और क्रमवाचक दृष्टिकोण में उपयोगिता विश्लेषण के लिए हम तटस्थता वक्रों की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो उसका वैसे तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं कि तटस्थता वक्र क्या होता है, तटस्थता वक्र का निर्माण कैसे होता है, तटस्थता वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं। एक टॉपिक रह गया था कि तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता का इष्टतम चयन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या तटस्थता वक्र की सहायता से हम उपयोगिता का संतुलन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उसको समझने से पहले आपको मैं कुछ टॉपिक्स रिवाइज कराना चाहता हूं कि ये होता है तटस्थता वक्र, है ना। ये जो शेप आपको दिख रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं तटस्थता वक्र, है ना, जो उन्नतोदर होता है। और अगर एक ही रेखा चित्र पर एक से अधिक तटस्थता वक्र होते हैं, जैसे यहाँ पर IC1, IC2, IC3 यानी एक से अधिक अगर हम तटस्थता वक्रों का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं तटस्थता मानचित्र। तटस्थता मानचित्र पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। एक ही रेखा चित्र में जब हम एक से अधिक तटस्थता वक्रों को बनाते हैं या दर्शाते हैं उस पूरे डायग्राम को या उस पूरे चित्र को हम बोलते हैं तटस्थता मानचित्र। ठीक है, और आप जो ये लाइन देख रहे हो इस बीच में से, ये जो P और Q की जो लाइन है इसे हम बोलते हैं बजट रेखा, इसे हम कहते हैं बजट रेखा। बजट रेखा पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कि तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन एग्जाम में 4 या 6 नंबर का आता है। ठीक है, चाहे वो RBSC बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, है ना, कोई भी बोर्ड हो, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन ज्ञात करने के लिए 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। अब वो 3 शर्तें कौन कौन सी है? तो सबसे पहली शर्त है तटस्थता वक्र का ढाल बजट रेखा को स्पर्श करे, यानी जो तटस्थता वक्र का जो ढाल है वो बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए। दूसरी शर्त है सीमांत प्रतिस्थापन की दर दोनों वस्तुओं की कीमतों के बराबर हो। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी आपकी एक कंडीशन होगी, इसको थोड़ा सा आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, और तीसरी शर्त है तटस्थता वक्र का ढाल मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो। तो ये तो 3 शर्तें पहले आपको लिखनी है कि उपभोक्ता संतुलन यदि आप तटस्थता वक्र की सहायता से ज्ञात करें तो वहां 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आप तीनों शर्तों को लिख लोगे, फिर आप वन बाय वन तीनों शर्तों को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको तीनों शर्तों को एक एक करके समझा रहा हूँ। इसका कंटेंट आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा और नोट्स की जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम पहली शर्त को समझते हैं। जैसे यहाँ पर पहली शर्त है तटस्थता वक्र का ढाल बजट रेखा को स्पर्श करे। तो हमें पता है कि ये हमारे तटस्थता वक्र है, ये तटस्थता वक्र पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसे हम कहते हैं तटस्थता मानचित्र। ठीक है, यहाँ पर हमने बताई है वस्तु Y, ठीक है, और यहाँ होती है हमारी वस्तु X। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पर आम और सेब बता सकते हो, है ना, या फिर आप यहाँ पर कोई भी वस्तु X, वस्तु Y, कुछ भी इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी ये बजट रेखा आप लोगों को दिख रही है PQ, और यहाँ पर IC1, IC2 और IC3 है। अब यहाँ पर 3 तटस्थता वक्र बन रखे हैं। ठीक है, उपभोक्ता को सबसे अधिक संतुष्टि कहां मिलती है? तो तटस्थता मानचित्र में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वक्र सबसे ऊपर होगा उस पर उसको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, और जो वक्र सबसे नीचे होगा उस पर उसको सबसे कम संतुष्टि मिलेगी। यानी अगर इस सिर्फ तटस्थता मानचित्र को देखें तो उपभोक्ता को सर्वाधिक संतुष्टि दर्शा रहा है IC3। ठीक है, और सबसे न्यूनतम संतुष्टि जो दर्शा रहा है वो बता रहा है IC1। ठीक है, लेकिन संतुष्टि या उपभोक्ता का संतुलन वही होगा जहां वह बजट रेखा को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ठीक है, तो IC3 जो है वो बजट रेखा के बाहर है।
है ना। IC3 पे भले ही उसको अधिकतम संतुष्टि दिख रही है, लेकिन वो बजट रेखा के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन नहीं होगा। तो उपभोक्ता का संतुलन दो जगह हो सकता है, या तो IC1 पे या IC2 पे, ठीक है। यानी अब उपभोक्ता अपने बजट के अंदर दो चीजें खरीद सकता है, या दो संयोग खरीद सकता है, या तो IC1 के संयोग खरीद सकता है या IC2 के संयोग खरीद सकता है। अगर हम IC1 और IC2 का कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली IC2 से ज्यादा है, तो उसके IC2 पर उसको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। और IC2 पर ही क्या होना है, देखो वो बजट रेखा को स्पर्श करना डाल। तो ये जो बिंदु है, ये वाला जो हमारा बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु को हम नाम देंगे ई नाम इसलिए देंगे क्योंकि यहां होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम हिंदी में बोलते हैं संतुलन या संतुष्टि। तो प्रथम शर्त यहां पूरी हुई कि तटस्थ वक्र का जो ढाल है, जो IC2 है, वो बजट रेखा को स्पर्श कर रहा है, यानी यही इसी बिंदु पर, इस ई बिंदु पर उपभोक्ता को क्या मिल रही है, सर्वाधिक संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि यहाँ ये बजट रेखा को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रथम शर्त थी, तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा को स्पर्श करे। अब हम यहां पर पहले दूसरी शर्त को ना समझ के पहले हम तीसरी शर्त को समझेंगे, फिर मैं आप लोगों को दूसरी शर्त को समझाऊंगा। अब यहां पर तीसरी शर्त क्या है कि तटस्थ वक्र का ढाल मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो, यानी तटस्थ वक्र का जो यहाँ पर ढाल है वो मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो अर्थशास्त्र में जो भी हम वक्र बनाते हैं वो दो तरह से बनाते हैं। एक तो इस तरीके का वक्र होता है, ठीक है, और एक वक्र जो होता है वो हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो आकृति होती है, इस आकृति को बोलते हैं नतोदर। इस आकृति को क्या कहते हैं, नतोदर। ये नतोदर आकृति किसकी होती है, PPC की, उत्पादन संभावना वक्र की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। और ये जो आकृति होती है, ये आकृति हमने यहाँ पर पढ़ी है, तो इस आकृति को बोलते हैं उन्नतोदर। उन्नतोदर आकृति किसकी होती है, तटस्थ वक्र की होती है। और भी एक दो डायग्राम है उसकी होती है, लेकिन यहाँ पर अभी हम तटस्थ वक्र की बात करें तो इस तरह की आकृति जो होती है तटस्थ वक्र की, उसको बोलते हैं उन्नतोदर। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये तटस्थ वक्र का ढाल मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। अब ये क्यों है उन्नतोदर, ये भी हमको समझना पड़ेगा। इसमें आती है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। इसी की वजह से, इसी सीमांत प्रतिस्थापन की दर की वजह से तटस्थ वक्र का जो ढाल होता है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। कैसे, ये मैंने आप लोगों को तटस्थ वक्र वाली वीडियो में भी समझाया था कि जैसे जैसे उपभोक्ता X वस्तु की मात्रा में वृद्धि करेगा तो वह समान संतुष्टि पाने के लिए क्या करेगा, वह वस्तु की मात्रा में कमी करेगा। भाई आप नेचर का भी लॉ है, अगर आपको नेचर से कुछ चाहिए तो आपको किसी न किसी चीज का सेक्रीफाइस, त्याग करना ही। तो मैंने आप लोगों को तटस्थ वक्र की वीडियो में भी बताया था कि उपभोक्ता X वस्तु के लिए Y वस्तु की मात्रा का क्या करता है, त्याग करता है। अर्थात मान लो अगर उसे 1 आम की जरूरत है तो वो क्या करेगा कि वहां पर वो 10 सेबों का त्याग करेगा। अगर उसे दूसरे आम की जरूरत है तो वो 7 सेबों का त्याग करेगा। तीसरे आम के लिए वो यहाँ पर क्या करेगा, 5 सेबों का त्याग करेगा। और चौथे आम के लिए वह 4 सेबों का त्याग करेगा। यानी कि यहाँ उपभोक्ता क्या कर रहा है, X वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए वह क्या कर रहा है, Y वस्तु की मात्रा का त्याग कर रहा है। परंतु प्रत्येक X वस्तु की अतिरिक्त इकाई के लिए Y वस्तु की कम मात्रा का त्याग कर रहा है ना। जैसे उसने पहली जब आम की मात्रा मांगी तो उसने 10 सेबों का त्याग किया, दूसरे आम के लिए 7 सेबों का, तीसरे आम के लिए 5 सेबों का। मतलब वो क्या कर रहा है कि जैसे जैसे X वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहा है तो वह Y वस्तु की मात्रा में लगातार कमी करता जा रहा है। और प्रत्येक X की अतिरिक्त इकाई के लिए Y वस्तु की कम मात्रा का त्याग कर रहा है। पहले वो उसने 10 का त्याग किया, फिर 7 का, फिर 5 का, फिर 4 का। तो इसी कारणवश तटस्थ वक्र का जो ढाल होता है वह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है ना, यानी कि आगे जाकर ऐसे टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि संतुलन पर जो हमारा तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। तो ये हमारी थी द्वितीय शर्त, ठीक है। अब हम बात करेंगे द्वितीय शर्त की। द्वितीय शर्त का थोड़ा सा ये रहता है कि यहाँ पर आपको इस शर्त को है ना थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को समझाने की। जैसे यहाँ पर हमको पहली शर्त समझ में आ गई कि संतुलन वही होगा जहां तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा को स्पर्श कर रहा है। तृतीय शर्त में हमने क्या पढ़ा कि तटस्थ वक्र का ढाल जब जहां पर संतुलन हो रहा है, जैसे इस बिंदु पर, तो उस बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढाल मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। वो भी हमें समझ में आ गया कि हाँ ये उन्नतोदर होता है। अब हम बात करेंगे द्वितीय शर्त की। तो द्वितीय शर्त में ये क्या रखा है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर, यानी जो ये MRS होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों वस्तुओं की कीमतों के बराबर होनी चाहिए। अब हमें तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती क्या है। तो हमारी जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है ये बताती है कि आपको X वस्तु से कितनी सीमांत उपयोगिता मिली और आपको Y वस्तु से कितनी सीमांत उपयोगिता मिली। यानी कि X वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और Y वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता का जो रेशियो होता है, यानी जो अनुपात होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। और गणनावाचक दृष्टिकोण में हम यह पढ़ते हैं कि जो संतुलन पर क्या होता है, MUX यानी X वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बट्टा PX यानी X वस्तु की कीमत बराबर होती है Y वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और PY की। ये आपको ऐसा कैसा लर्न करना है ना कि MUX अपॉन PX
बराबर होना चाहिए MUy अपॉन Py के। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पक्षांतरण करूं, यानी Px को यहाँ ऊपर भेज देता हूँ और इसको यहाँ नीचे भेज देता हूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा MUx बट्टा MUy बराबर Px ऊपर चला गया Px बट्टा Py। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमें पता है कि MRSXY बराबर होता है MUx अपॉन MUy के, और MUx अपॉन MUy यहाँ पर बराबर हो गई है Px अपॉन Py के। यानी मैं इस MUx अपॉन MUy की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं MRSXY भी लिख सकता हूँ। तो ये MRSXY बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया Px अपॉन Py के। तो ये हो गया यहाँ पर इति सिद्धम। इति सिद्धम हमें यही सिद्ध करना था कि MRSXY बराबर होना चाहिए Px अपॉन Py के। तो ये थोड़ा सा ऐसा, ये शर्त को आपको एज इट इज रखना पड़ेगा, आप एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये था तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की प्रक्रिया, जिसमें हमको 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है और 3 शर्तों को हमें दर्शाना होता है। ठीक है, तो आप अगर ये क्वेश्चन अगर 1 या 2 मार्क्स में आता है तो आप सीधा सीधा इन तीनों शर्तों के खाली नाम लिख दो कि ये शर्तें होती हैं। पर 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आता है तो ये 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में आता है। तो पहले आप नॉर्मली तीनों कंडीशंस को बता दो, फिर आप ये डायग्राम बता दो, फिर आप तीनों शर्तों की व्याख्या कर दो। तो व्याख्या से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं आपको, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें आपको मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि जो भी मेरा डिले हुआ टाइम को लेकर मैं ट्राई करूंगा कि वेस्टर्न सेमेस्टर की जो भी रिमेनिंग वीडियोस है मैं बहुत जल्द से जल्द बना लूं। और आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, आप लोग मुझे आज मतलब मेरे वीडियोस ना बनाने के बाद भी आप मुझे सपोर्ट करते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और इसी तरह मेरी वीडियो से जुड़े रहें, इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। सो फिर वेरी सून विल मीट। ओके गाइस, बाय।